तो ये चैप्टर का नाम है अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, आज जो हम पढ़ रहे हैं। तो गैसेज के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वो थ्योरी है। अब थ्योरी कभी भी कोई डेवलप होती है बच्चों, तो हमेशा कुछ चीजें एज्यूम की जाती है, कोई भी हो, फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो या कहीं और। मैथ्स में भी आपको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ानी है तो एक थ्योरी डेवलप की गई कि साहब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये परपेंडिकुलर होंगे और ये ओरिजिन पे काटेंगे, मतलब जहां काटेंगे उसे ओरिजिन पे। इतना एज्यूम करना मजबूरी था, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। कोई पूछे कि सर ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे मान लेते हैं? मान लो भाई, व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी और क्या होना है, लेकिन माना तो जा ही सकता है। थ्योरी कोई भी डेवलप हो, कुछ एज्यूम्शन होता है। अब होता क्या है बच्चों, मैथमेटिक्स के एज्यूम्शन और फिजिक्स के एज्यूम्शन में एक अंतर है। मैथ्स के जो एज्यूम्शन है, क्योंकि उन्हें उनका जमीन पे वास्तविक तो दिखना नहीं है, वो तो कंसेप्चुअल है, तो उनके बेस पर जो थ्योरी होती है वो फ्लॉलेस होती है, मतलब उसमें कोई फॉल्ट नॉर्मली नहीं मिलता। लेकिन जब साइंस में आप एज्यूम करते हैं चीजें, तो गड़बड़ होती है। साइंस हमारे आसपास की चीजों को लेकर बनी होती है, तो उसमें रियल और आइडियल का डिफरेंस बना रहता है। तो मतलब मैं पहले एक आइडियल गैस कैसी होती होगी, कैसी होनी चाहिए या जैसा एज्यूम किया गया, और फिर हम रियल गैसेस का बिहेवियर देखेंगे कि वो आइडियल गैसेस के कितना नजदीक या कितना दूर। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। ये अंतर मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगा। मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये थ्योरी एज्यूम की है, पूरी थ्योरी चलेगी क्योंकि सब कुछ ही आइडियल वाला चलेगा। तो वहां आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये कंसेप्ट गलत था या इस पर बेस्ड। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, साइंस में ऐसा होता है थोड़ा सा कि चीजें आइडियल वे में थोड़ा अलग होती हैं और रियल वे में थोड़ा सा वेरी करती हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में कार्नो हीट इंजन और आइडियल हीट इंजन जिसको हम कहते हैं, या फिर एक रियलिस्टिक हीट इंजन का जो अंतर है उसको समझने की कोशिश की थोड़ा सा। यहाँ पर भी हम पहले परफेक्ट गैस या आइडियल गैस के बारे में, उस गैस जब हम एज्यूम कर ही रहे हैं, तो गैस के बाकी जो गैस से मॉलिक्यूल हमारे आसपास होते हैं, जैसे इनके फीचर होते हैं वैसे ही हमने एज्यूम कर लिया कि परफेक्ट गैस के भी होते होंगे। तो वो क्या एज्यूम्शन है, सबसे पहले हम उन पे बात करते हैं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ, जो ये तो चैप्टर का नाम था ऊपर, अब जो हमारा टॉपिक का नाम होगा पहला, तो हम हेडिंग डालेंगे पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स of kinetic theory of gases, kinetic theory of gases। बच्चों आप जानते हैं पोस्टुलेट्स किसको कहते हैं? कार्तिकेय बता सकते हैं? सर स्टेटमेंट्स जो प्रूव नहीं किए होते। हाँ, जिनको प्रूव हम मान लेते हैं। कुछ तो हमें हमेशा जिंदगी में बच्चों कोई भी थ्योरी प्रूव करनी हो, कुछ तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। अभी जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी था, मैथ्स में भी, नंबर में भी, नंबर सिस्टम में भी आपको कुछ तो एज्यूम करना ही पड़ेगा, बेसिक मिनिमम। दैट इज कॉल्ड एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स। मैथ्स वाले उन्हें एक्सियोम्स कहते हैं। और वो मिनिमम क्या माने कि उस बेस पर पूरी थ्योरी डेवलप हो जाए बाद में। दैट इज कॉल्ड मैथ्स में एक्सियोम्स, AXIOM ऐसे बोलते हैं हम लोग। और यहां पर हम उसी को पोस्टुलेट्स कह रहे हैं। तो ये पोस्टुलेट्स क्या है, और ये इनमें से कोई भी पोस्टुलेट 100% सही नहीं है। यहाँ ये एज्यूम्शन है, तो एक एक करके पहला पोस्टुलेट यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए, ऑल द मॉलिक्यूल्स
all the molecules of a gas, of a perfect gas मतलब are identical. नॉर्मली ऐसा होता है क्या? फिर आइसोटोप आइसोबार क्यों पढ़े तुमने ये केमिस्ट्री में? हमने यहाँ क्या माना? ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ परफेक्ट गैस आर आइडेंटिकल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। दूसरा, गैस मॉलिक्यूल जो बहुत छोटे पार्टिकल होंगे वो कैसा बिहेव करेंगे उनके बारे में लिखते हैं। लिखिए, गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव एज rigid, elastic and smooth spheres। जो गैस मॉलिक्यूल होंगे बहुत छोटे होंगे, बहुत ही छोटे पार्टिकल, उनको हम ऐसा एज्यूम करेंगे। हेलो। यस सर। हाँ जी।
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सॉरी, वो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गैस मॉलिक्यूल आपस में टकराते भी होंगे तो उनका जो कोलिजन होगा उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता होगा क्या? सर हम्म। सर होता हो। लेकिन बेटा यहाँ तो मैंने इलास्टिक बोला है, इलास्टिक कोलिजन करते होंगे पार्टिकल ही मैंने ऐसे बोले हैं, देखिए तो बहुत छोटे हैं तो इलास्टिक होगा। नेक्स्ट लिखिए, तो जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही छोटे हम नेग्लिजिबल मानते हैं। द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is extremely small as compared to पूरे मॉलिक्यूल पूरे वॉल्यूम के मुकाबले ना, as compared to intermolecular distance, intermolecular distance। ये बहुत शानदार बात है बच्चों, क्योंकि जब वंडरवाल गैस के बारे में, जब रियल गैस के बारे में हम पढ़ते हैं तो इस वाले पॉइंट का करेक्शन करते हैं। इसमें कमियां थी, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई कि इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच, ऑन एन एवरेज जो गैप होता होगा उसके मुकाबले साइज को नेग्लेक्ट कर देना है। ये नेग्लेक्ट करने की वजह से बहुत सारी कमियां आई, और इन कमियों को जिस आदमी ने सुधारा उनका नाम है वांडरवाल। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाला कमी बहुत बड़ी कमी थी, इसको सुधारा गया वांडरवाल के द्वारा। क्योंकि इसकी वजह से हुआ ये कि आपने पूरे वॉल्यूम में, जैसे ऐसे देखिए ये गैस मॉलिक्यूल चलिए चैम्बर है, ठीक है, इस चैम्बर में गैस मॉलिक्यूल भरे हैं। अगर उन सब मॉलिक्यूल को नजदीक पकड़ के लाएं तो भाई कुछ तो वॉल्यूम एक्चुअल में गिरता होगा ना, कुछ तो होगा ना, कितना ही कम हो। यस। भरी हुई है, काल्पनिक तौर पर सोचिए वो सारे मॉलिक्यूल अगर एक साथ यहीं पर क्लोज लाए जाए तो कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, पूरा वॉल्यूम V है तो ये वॉल्यूम भी कुछ तो होता ही होगा ना। तो वंडरवाल यस साहब कह रहे हैं कि ये वॉल्यूम कुछ तो होगा, इसे भी तो एज्यूम करोगे, क्योंकि मॉलिक्यूल को घूमने के लिए अब एक्चुअल में जो स्पेस मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। मॉलिक्यूल इसमें कैसे घूम सकते हैं, इतने में तो वो खुद ही हैं। भाई फील्ड के कोने में 5 लोग बैठे हैं, बिल्कुल सटे हुए एक दूसरे से, तो अगर उन्हें घूमना होगा तो वो एक दूसरे के सर पे चढ़ेंगे या जो बचा हुआ फील्ड है उसमें घूमेंगे? सर बचे हुए फिर। एग्जैक्टली तो मान लो ये कुछ है, मान लो ये जो है थोड़ा सा, इसको स्मॉल बी कह देते हैं इस जगह को, तो घूमने के लिए जो बचेगी जगह वो क्या होगी? V माइनस बी होगी या नहीं? तो ऐसा पढ़ा था, यस सर। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी, ऐसा आया कहीं अभी तक? पीवी इक्वल टू आर टी नहीं है बच्चों, पीटी जो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है और वीटी जो V माइनस बी है। ये वंडरवाल साहब ने करेक्ट किया है। तो आइडियल गैस इक्वेशन ये है जो मैंने टिक कर रहा हूं नीचे, रियल गैस इक्वेशन ये है जो ऊपर वाली है। मैं अभी एकदम करेक्शन पे नहीं आ रहा हूं, करेक्शन तो बाद में होगा, डेरिवेशन होगा ये भी, लेकिन मैं अभी केवल इतना समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर वंडरवाल साहब ने कहा कि यार एक चैम्बर में गैस भरी है, कह रहे हैं आप लोग, ठीक है गैस भरी है, गैस मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल होता है,
ये भी ठीक है, लेकिन जब पूरी गैस अगर हम काल्पनिक तौर पर सोचें और इकट्ठा करना सारे मॉलिक्यूल को, कुछ तो जगह घेरते होंगे ना। माना उनके द्वारा घेरा गया जगह क्या है, बी। तो अब उन्हें घूमने के लिए कितनी जगह मिलेगी फिर, वी, पूरा वॉल्यूम नहीं मिलेगा, v माइनस बी मिलेगी ना जगह, तो उसमें घूमेंगे ना वो। तो ये करेक्शन हम बाद में करेंगे बच्चों। अभी मैं क्या कह रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is extremely small as compared to intermolecular distance। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसी में एक बात और ले लीजिए। सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई the molecules is negligible as compared to the volume of the gas, कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो बाद में हम ये बताएंगे कि ये बहुत बड़ा जो था ब्लेंडर था। ये बहुत बड़ा ब्लेंडर था, ये गलती है। लेकिन अभी फिर वही बात, हम शुरुआत कर रहे हैं तो अभी हम ऐसा मानेंगे। तो अगर आपसे एज्यूम्शन पूछे जाते हैं किसी एग्जाम में तो आप यही बताएंगे, लेकिन अपने मन में समझेंगे कि ये एज्यूम्शन में फॉल्ट है। क्लियर है या नहीं? यस सर। अच्छा, जब वो गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो वो हमेशा मूव करते रहेंगे, अगला एज्यूम्शन ये होगा, और वो सारी पॉसिबल वेलोसिटी से सारी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करेंगे। और मोशन करेंगे तो उसमें न्यूटन्स लॉ को भी फॉलो करेंगे। अगला एज्यूम्शन ये है, क्योंकि ये जो मोशन है ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड तो चाहिए होगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाए हम, तो न्यूटन्स लॉ हम लगाएंगे। देखिए इसको, द मॉलिक्यूल्स of this gas, this का मतलब यहां परफेक्ट गैस, are in a state of continuous random motion। continuous random का मतलब, रैंडम मोशन का मतलब किसी भी दिशा में किसी भी स्पीड से। तो इसको डिटेल लिखाने की जरूरत तो नहीं है। रैंडम मोशन का मतलब इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन विद एवरी पॉसिबल वेलोसिटी। तो मैं उसे लिखा नहीं रहा हूं, आप अगर रैंडम समझते हैं तो समझिए होंगे। ये लिख लेते हैं कि मोशन में है तो दे ओबे कौन सा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक कर देता हूं बस, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। ये ऑल कोलिजन क्या हुए, देखो बच्चों गैस मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते होंगे, और जिस कंटेनर में रखे हैं उसकी दीवारों से भी टकराते होंगे। तो दो तरह के कोलिजन हुए या नहीं, एक तो आपस में मॉलिक्यूल टकराए गैस के, और दूसरा गैस मॉलिक्यूल दीवार से टकराए कंटेनर की। तो सभी कोलिजन इलास्टिक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। अरे भाई ये समझ में आता है? यस सर। हाँ, तो इसको ज्यादा लंबा लिखाना जरूरी नहीं है ना एक्सप्लेनेशन। नो सर। यूनिट वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट लिखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
पर यूनिट वॉल्यूम is extremely high. यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की संख्या एक्सट्रीमली शब्द भी है, वेरी हाई नहीं है, जरूरत से कुछ ज्यादा ही है। तो फिर बच्चों अब ये बताओ, पॉइंट नंबर 3 को सोचो तो इसके बाद, अब इस पॉइंट के बाद, बल्कि छठे को हमने 3 से पहले लिखना चाहिए था, तब आप फिर तीसरे में खुद ही समझ जाते कि फिर जब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है तो टोटल में फिर नेग्लिजिबल कैसे हो गया। तो आपको लूप होल भी समझ में आते जाते हैं। एरो बना सकते हैं छठे के बाद 3 पे, कि मतलब इसके बाद ये सोचो और समझ जाओ। क्लियर है या नहीं है? यस सर। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से ये है, इसमें अगला करेक्शन भी इसी की वजह से होगा अब जो मैं लिखाने जा रहा हूं। ये जो मैं अभी यहां नहीं लिखा रहा था, इधर देखिए बोर्ड में लेफ्ट में, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, मतलब P नहीं है, कुछ ज्यादा है। तो कुछ और वो कैसे आता है वो तो बाद में है। इसका मतलब ये क्यों आया होगा बच्चों, हम लोग क्या गए हैं फिजिक्स में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी दो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हमने परफेक्ट गैसीय मॉलिक्यूल के बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स माना ही नहीं है। मतलब परफेक्ट गैसीय मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेंगे और ना ही रिपेल करेंगे, ये मान लिया ना। तो लिखिए molecules do not exert any force of attraction or repulsion, on each other. आपस में वो एक दूसरे को कोई ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपल्सन हो रहा है। अब होता क्या है बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अट्रैक्शन की वजह से हम नॉर्मली लेते हैं। जैसे आप समझिए दो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये मैं राइट में ऊपर बना रहा हूँ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने उनको दूर कर दिया तो आपको वर्क करना पड़ेगा या नहीं। आपने वर्क किया तो ये इनकी धीरे धीरे किया तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, तेजी से कर दिया तो काइनेटिक बढ़ा देगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो नॉर्मली होती है वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की वजह से होती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में तो आपने कहीं अट्रैक्शन रिपल्सन माना ही नहीं है। तो ऐसी गैस की पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो लिखिए सो द सिस्टम या सो द मॉलिक्यूल्स, इसी में अभी इस पॉइंट को पूरा नहीं हुआ है। सो द मॉलिक्यूल्स don't possess any potential energy. तो एनर्जी का मतलब, परफेक्ट गैस की एनर्जी का मतलब कौन सी एनर्जी केवल? पोटेंशियल। अरे माता, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल तो होनी नहीं है। ये पॉइंट भी चाहो तो लिख लो। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है कि मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल से बनती है। यहां पर पोटेंशियल लेनी ही नहीं है क्योंकि कोई आपस में किसी भी तरह का फोर्स नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट एक ये भी होगा कि दो जैसे आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड करते होंगे, टक्कर मारते होंगे ना,
तो दो कोलिजन के बीच मॉलिक्यूल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो नेक्स्ट लिखिएगा, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, between two successive collisions, molecules move with uniform velocity. मैं अब इसको नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखिए। तो अब ये बताइए, ये आपको ट्राइनिटी थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट्स हैं, जो लोगों ने मान लिए कि यार हम ऐसा मानेंगे परफेक्ट गैस, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई समझने के स्तर पे? नो सर। अच्छा चलो। नो सर। तो बच्चों इसमें जो एक बड़ा डेरिवेशन होगा उसको तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कि गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर वाला डेरिवेशन, वो लंबा डेरिवेशन होगा। वो लंबा ऐसे ही होगा जैसे कल कार्नोट हीट इंजन था, तो वो बाद में होगा। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे रूल्स के बारे में पढ़ा दूं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़े होंगे और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं कई बार। बॉयल्स लॉ, छोटे लॉ के बारे में फटाफट बता दूं। बॉयल्स लॉ कोई बताना चाहेंगे रॉबर्ट बॉयल के काम को? बॉयल्स लॉ क्या है? अब बच्चों होता क्या है, हमने पीवी इक्वल टू आरटी पहले पढ़ लिया, कई बार पढ़ रखा है, तो हमें फाइनली इक्वेशन पता है। अब ये सोचो, बॉयल साहब के जमाने में ये इक्वेशन उपलब्ध नहीं थी, तो उनके काम को मानेंगे कि ये बहुत बड़ा काम था। तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। अब आपको लग रहा है इसमें क्या बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रख ले तो उस समय प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब प्रेशर वॉल्यूम का कांस्टेंट, प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/b टाइप का होगा। बॉयल साहब ने ये कहा। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमको डायरेक्टली आता है। आज आपके लिए बड़ी बात ना हो, लेकिन जिस दौर में ये था, ये 17th सेंचुरी का काम है, तो आपको मानना चाहिए कि 17th सेंचुरी में कोई आदमी अगर ऐसा कह रहा है, किसी गैस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो बड़ी बात है। क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर। आपके लिए तो बहुत आसान है, आपके दिमाग में तो पीवी इक्वल टू आरटी बैठा हुआ है। आपको तो लगेगा कि ये बेवकूफ आदमी था यार, इसको इतना पता नहीं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पीवी इक्वल टू आरटी इन जैसे लोगों की वजह से, बॉयल और चार्ल्स की वजह से आया है। तो इन्होंने क्या कहा समझ में आया? अब रटने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी सिस्टम का, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/v या PV इक्वल टू कांस्टेंट। PV इक्वल टू कांस्टेंट में मैंने आपको बता रखा है, इंडिकेटर डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और ये ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये आइडियल गैस के लिए है। हाँ अभी तो आप इसको डिटेल में आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं बच्चों, और आपको लगेगा कि अच्छा ये तो आसान है। बस उस महान इंसान के काम का क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। दूसरा, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स साहब ने प्रेशर कांस्टेंट रख लिया। अब आज तुम्हें पहले ही समझ में आ रहा है, पीवी इक्वल टू आरटी में ही समझो यार। प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो V/T इक्वल टू R/P1। आर तो पहले से ही कांस्टेंट था, प्रेशर भी कांस्टेंट कर लिया, तो R/P कांस्टेंट हो गया या नहीं? तो V/T कांस्टेंट या V प्रोपोर्शनल टू T।
या तो कांस्टेंट या V प्रोपोर्शनल टू T। ये चार्ल्स लॉ है। दोनों को मिलाया गया ना, फिर दोनों के मिलाने से ही बनी होगी आपके कौन सा PV इक्वल टू RT। तो ये जब भी मैं कहता हूं PV इक्वल टू RT, PV इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल लॉ अगर कहीं पर आता है तो इसका मतलब किसी वन पोजीशन पर P1 V1 या टू पोजीशन पर P2 V2 बराबर होंगे या नहीं। इसका मतलब वन पोजीशन पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट पिछले में, या टू पोजीशन पर, या थ्री पोजीशन पर, अरे कहीं भी कर लो। मतलब बॉयल्स लॉ ये कहता है, और चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वन पोजीशन पर V अपॉन टी का रेशियो V1 अपॉन T1, या टू पोजीशन पर V2 अपॉन T2, या थ्री पोजीशन पर V3 अपॉन T3 सब बराबर होंगे। क्या मैं समझा पाया? यस सर। अगर आप इन दोनों को मिला दें तो परफेक्ट गैस इक्वेशन बन जाती है PV इक्वल टू RT। इतना जानते होंगे। तो PV इक्वल टू RT में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं बच्चों, उसको सीरियसली करने की जरूरत है। आप उन्हें करिए। मैं नेक्स्ट उसमें गैस प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये एक बढ़िया डेरिवेशन है, उस पर बात करते हैं। अभी इतना ही करते हैं, आपको स्कूल भी जाना है। इसमें थैंक कोई यू डाउट सर। तो नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक, थैंक यू।